आज हम लोग चर्चा करेंगे कूलम के नियम की, कूलम्स लॉ। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आवेश के गुण, उसमें बताया गया था कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसा कि इंसानों में होता है। तो ये एक साइंटिस्ट थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम इन्होंने 1785 में दो स्थिर बिंदु आवेश, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के परिमाण के बारे में इन्होंने प्रायोगिक रूप से सत्यापित किया और प्रयोगों द्वारा जो रिजल्ट्स इनको प्राप्त हुए वो सबके सामने इन्होंने प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया क्या कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण, मान लेते हैं ये दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, एक Q1 और दूसरा Q2, ये Q1 और ये Q2, इनके बीच की ये दूरी है R। इनके बीच की दूरी R। पहली बात यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि ये बिंदु आवेश क्या है। बिंदु आवेश, यदि इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स का, इन दोनों आवेशित कणों का साइज इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में नगण्य होता है तो इन्हें हम लोग बिंदु आवेश की तरह ट्रीट करते हैं। तो पहला इन्होंने जो प्रायोगिक प्रयोगों द्वारा जो रिजल्ट प्राप्त किया, पहला रिजल्ट उन्होंने ये दिया। तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिखना होगा, ये साइंटिस्ट फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम 1785 में दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण F इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2। आपको एक लाइन लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। दूसरा रिजल्ट इन्होंने दिया, प्रयोगों द्वारा जो दूसरा रिजल्ट इन्होंने पाया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण F इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी यह प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तीसरा रिजल्ट इन्होंने ये दिया कि इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करता है। जो F है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण, माध्यम पर निर्भर करता है। और चौथा इन्होंने जो प्रयोगों द्वारा रिजल्ट दिया वो ये दिया कि इन दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण यहाँ पर उपस्थित अन्य आवेशों से स्वतंत्र होता है, यानी यहाँ पर उपस्थित अन्य आवेशों से स्वतंत्र होता है। अन्य आवेशों से स्वतंत्र होता है। इसके बाद इन चारों पॉइंट्स को मिलाया जाएगा। तो ये आप लोग नोट कर लें, पाँच करके वीडियो को। इन चारों पॉइंट्स को मिलाने पर
जैसे ही मिलाया जाएगा तो मिला करके यदि लिखा जाएगा तो कुछ इस तरह से आएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ पर इस K को इसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत बल नीतांक, वैद्युत बल नीतांक। और इसके का मान होता है, प्रयोगों द्वारा ये प्राप्त किया गया, इसके का मान होता है 1/4π/0। इसका मान होता है 9 × 10⁹। और जिसकी यूनिट की बात करें के की, ये R स्क्वायर इधर आएगा, यानी ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान ये Q1 Q2 यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा, ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर फाइनली ये जो F होता है, F इक्वल टू, ये फार्मूला बन जाएगा 1/4π/0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण निकालने के लिए सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि ये साइलेंट जीरो क्या है। तो इस साइलेंट जीरो के बारे में यदि बात किया जाए, ये साइलेंट जीरो, इसे हम लोग बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। साइलेंट जीरो के बारे में बात कर लेते हैं। साइलेंट जीरो, इसे हम लोग बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। इस साइलेंट जीरो के मान की बात करें तो यहाँ पर एक हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं, साइलेंट जीरो का मात्रक एवं मान। तो साइलेंट जीरो का मात्रक किस तरह से निकालेंगे? साइलेंट जीरो अपने फॉर्मूला देखा था, F इक्वल टू 1/4π/0 Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। इस साइलेंट जीरो का मात्रक यदि हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πf मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये 4 पाई डायमेंशनलेस या मात्रक रहित है, तो साइलेंट जीरो का मात्रक हो जाएगा, ये आवेश का मात्रक कूलम, पहले भी चर्चा हो चुकी है, कूलम और इंटू कूलम के कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई बल का मात्रक न्यूटन, और ये दूरी का वर्ग है तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी साइलेंट जीरो का ये मात्रक है। और इस साइलेंट जीरो के यदि मान की चर्चा करें तो इसके मान के बारे में बात करने के लिए ये आप देख सकते हैं, इसका मान आएगा, आपने पढ़ा था 1/4π साइलेंट जीरो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 9 × 10⁹। तो साइलेंट जीरो यहाँ से हो जाएगा 1/4π इंटू 9 × 10⁹। साइलेंट जीरो इक्वल टू 1/4, पाई का मान 3.14 इंटू 9 × 10⁹। फाइनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 8.86 इंटू 10⁻12। और इसका मात्रक तो यहाँ लिखा ही है, ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये साइलेंट जीरो का मात्रक होगा और साइलेंट जीरो का मान है। इसके बाद हम लोग यहीं पर बात कर लेते हैं इस साइलेंट जीरो का, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। यहीं पर हम लोग चर्चा करेंगे इस साइलेंट जीरो का बीवी सूत्र। तो साइलेंट जीरो का बीवी सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला, इसके बीवी सूत्र की बात करते हैं। बीवी सूत्र, इसका बीवी सूत्र होगा कूलम स्क्वायर। ये हमारी व्युत्पन्न राशि है, तो पहले इसको मूल राशि में कन्वर्ट करेंगे। मूल राशि में कन्वर्ट करेंगे तो चार्ज Q इक्वल टू होता है I × T, पहले भी लिखा जा चुका है, ये हो जाएगा A2T2 डिवाइड बाई बल का बीवी सूत्र स्क्वायर ब्रैकेट MLT-2 और मीटर स्क्वायर, इसका बीवी सूत्र L2। फाइनली जब आप कलेक्शन करेंगे तो M⁻⁻1 L-3
t ऊपर जाएगा तो t की पावर 4 at, ये इसका बीवी सूत्र हो जाएगा। तो साइलेंट जीरो का नाम क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। इसके बाद हमने इसमें बात कर लिया साइलेंट जीरो का मात्रक। साइलेंट जीरो का मात्रक आपने देख लिया, साइलेंट जीरो का मात्रक है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद इसके मान की चर्चा कर लिया, साइलेंट जीरो का मान 8.8 से 6×10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद साइलेंट जीरो का बीवी सूत्र की बात कर लिया, तो इसका ये बीवी सूत्र हो गया साइलेंट जीरो। अब हम लोग बात करते हैं कि कूलम्स लॉ, ये तो निर्वात में है, यदि हम माध्यम में चर्चा करना चाहें किसी मीडियम में, कूलम्स लॉ यानी दो स्थिर बिंदु आवेश किसी माध्यम में रखे हैं तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण किस तरह से निकालेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर कोई मीडियम है, ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, इन दोनों के बीच की ये दूरी r, और ये किसी मीडियम में रखे हैं, किसी मीडियम में, किसी माध्यम में, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा Fm, उसे हम लोग कुछ इस तरह से वर्णन करते हैं 1/4 पाई साइलन Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, जहाँ पर इस साइलन को कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता, इस साइलन का मान होता है, फाइनली इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं Fm = 1/4 पाई, इस साइलन का मान होता है K साइलन जीरो, K साइलन जीरो, ये के अलग है उस पहले वाले से, मॉड ऑफ Q1 × मॉड ऑफ Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। यहाँ से साइलन इक्वल टू हो जाएगा K साइलन जीरो, यानी K इक्वल टू हो जाएगा साइलन अपॉन साइलन जीरो। यहाँ पर ये डेफिनेशन मिल जाती है कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता को हम लोग परावैद्युतांक कहते हैं। इसके ये जो K है इसे हम लोग बोलते हैं परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, ये माध्यम का परावैद्युतांक है। K = साइलन अपॉन साइलन जीरो। तो किसी मीडियम में निकालने के लिए आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, Fm = 1/4 पाई साइलन जीरो। और डेफिनेशन भी आप इस परावैद्युतांक की इस टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। आपने पढ़ा था निर्वात में 1/4 पाई साइलन जीरो मॉड ऑफ Q1 × Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। किसी मीडियम में यदि हम लोग बात करें तो इसको आपने पढ़ा 1/4 पाई K साइलन जीरो मॉड ऑफ Q1 × मॉड ऑफ Q2 बाई r स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड किया जाएगा तो F निर्वात में और मीडियम में, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये फाइनली कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ये फाइनली आपका आ जाएगा K साइलन जीरो अपॉन साइलन जीरो, साइलन जीरो कट जाएगा। यहाँ से इस परावैद्युतांक की एक डेफिनेशन और आ जाएगी F0 अपॉन F, यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाले बल तथा दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच किसी माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे आप नोट कर लेंगे कि माध्यम का परावैद्युतांक की दो डेफिनेशन पर आगे चल करके कैपेसिटर संधारित्र में भी इसकी एक डेफिनेशन आएगी। तो अभी यहाँ पर इस परावैद्युतांक की दो डेफिनेशन K = साइलन अपॉन साइलन जीरो। साइलन है माध्यम की विद्युतशीलता, साइलन जीरो है निर्वात की विद्युतशीलता। ये है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाले बल का परिमाण, और ये इसी माध्यम में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण। तो यहाँ तक जो है आज रखते हैं, फिर इसके आगे कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। अब हम आगे इस पर चर्चा करते हैं। एक बात आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो कूलम्स लॉ है, कूलम का नियम ला होता है, इसे आप और हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ये सब भगवान के बनाए नियम है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं आप। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में चर्चा करते हैं। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म, इसका सदिश स्वरूप इन वेक्टर फॉर्म।
तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि जितने भी फोर्स, जितने भी बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, यानी जो भी फोर्स कुछ इस टाइप से होते हैं, F = K/r², ये एक जनरल बात होती है। यदि इसका आपको सदिश रूप लिखना है तो इसे लिखने के लिए आपको तरीका बताया जा रहा है, एक तरीका दे रहा हूँ। इसे लिखने के लिए आप क्या करेंगे, ये एक सदिश राशि है तो इस पर आप के ऊपर एरो लगाएंगे, सदिश हो गया, = K/r²। जो डिनोमिनेटर में लिखा हो, जो हर में लिखा होता है, उसके इकाई सदिश से गुणा कर दिया जाता है, यानी इकाई सदिश से इसको गुणा कर दिया। यहाँ पर ये r कैप क्या है, r कैप है इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। इस r यूनिट वेक्टर का मान होता है, आपने पढ़ा होगा 11th में, r वेक्टर डिवाइड बाय r। यहाँ पर रिप्लेस किया जाए तो F = K r वेक्टर डिवाइड बाय r। ये जितने भी फोर्स व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, उन सबको सदिश रूप में लिखने का ये एक वे होता है कि फोर्स सदिश राशि है तो इसको आपने एरो लगा दिया, और जो डिनोमिनेटर में होता है, जो हर में होता है, उसके इकाई सदिश से हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इकाई सदिश से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब हम लोग इसके, ये तो एक जनरल बात रही जो वेक्टर फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेश लेंगे, एक स्थिर बिंदु आवेश ये Q1, दूसरा ये Q2, इन दोनों के बीच की दूरी ये r। इस साइड जो वेक्टर एरो हेड होगा उसे हम लोग r21 से रिप्रेजेंट करेंगे, r21, और इस साइड जो वेक्टर डायरेक्ट होगा उसे हम r12 से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि इस वाले के कारण इस पर फोर्स निकाला जाए 2 पर 1 के कारण, तो आप लिखेंगे F21। ये लिखने का तरीका होता है, जिस पर फोर्स निकालते हैं उसको पहले, जिसके कारण निकालते हैं उसको बाद में। तो लिखेंगे F21 यानी Q2 पर Q1 के कारण फोर्स, F21 = फार्मूला यूज करेंगे K Q1 Q2 इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। और ये Q2 पर जो फोर्स होगा, ध्यान से देखिए, इसके कारण इस पर जब आप फोर्स निकालेंगे, जिस पर फोर्स निकालते हैं, जिस पर फोर्स निकाला जाता है वही मूव करता है। इसके कारण इस पर फोर्स निकाल रहे हैं, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। यदि बात में तो ये प्रतिकर्षण होगा, यानी इसकी डायरेक्शन ये होगी F21 आगे की तरफ डायरेक्ट होगा। इस वेक्टर को हम लोग R21 बोलेंगे। ये आपका होगा R21 डिवाइड बाई R21 या R12, जो भी आप लिखना चाहें। इसी तरह से यदि इसके कारण इस पर फोर्स निकालेंगे तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे F12 के नाम से। F12 आप किस तरह से लिखेंगे, F12 वेक्टर दैट इज इक्वल टू K mod of Q1 into mod of Q2 डिवाइड बाई। अब इस तरफ वेक्टर डायरेक्ट है 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ, तो आप इसे लिखेंगे R12 वेक्टर डिवाइड बाई R21Q। ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो आप इसे लिख सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल टू K mod of Q1 into mod of Q2 डिवाइड बाय R21Q। इसे आप लिख सकते हैं माइनस R21 वेक्टर। इस माइनस को आप इधर ले आइए, इस माइनस को आप इधर लाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। इसे ध्यान से देखें तो ये आपका लिखा हुआ है F21 वेक्टर, यानी F12 वेक्टर दैट इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। यानी एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ से पता चल गई कि ये जो कूलम्ब लॉ है, कूलम्ब का नियम, ये न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। कूलम्ब्स लॉ होल्ड्स न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो एक इम्पॉर्टेंस आपको कूलम्ब्स लॉ की मिल रही है कि कूलम्ब का जो नियम है न्यूटन के तीसरे नियम का होल्ड्स, यानी कूलम्ब्स लॉ
होल्ड्स न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये अपने 11th में पढ़ा है, न्यूटन का तीसरा नियम F12 = -F21 न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी कूलम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। ये पहली प्रॉपर्टी दी गई। इसके बाद यदि हम लोग बात करें यहीं पर, तो ये जो कूलम्बिक फोर्स होता है, कूलम्बिक फोर्स, ध्यान से देखें तो इस बल की या इस बल की जो क्रिया रेखा है वो एक निश्चित बिंदु केंद्र से गुजर रही है, एक निश्चित बिंदु से पास आउट कर रही है। इस वजह से हम बोलते हैं कि ये जो वैद्युत बल होते हैं, वैद्युत बल, इनके आप नंबरिंग कर लेंगे 1 2। जो वैद्युत बल हैं ये केंद्रीय बल होते हैं, यानी सेंट्रल फोर्स होते हैं। क्या होते हैं? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं। हिंदी में आप अपने हिसाब से लिख लेंगे, सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल। ये लिखा है कूलम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। आगे यदि हम लोग बात करें, अभी फिलहाल आपको थोड़ी देर के लिए इस बात को समझना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा, बाकी आगे चलकर इसका प्रूफ किया जाएगा। ये जो कूलम वैद्युत बल है, वैद्युत बल ये संरक्षी प्रकृति के होते हैं, यानी कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर, यानी कि जो वैद्युत बल है वो संरक्षी प्रकृति के होते हैं। संरक्षी बल आपने 11th में पढ़ा है, 11th में बताया गया था आपको। संरक्षी बल क्या है? ऐसा बल जिस बल के द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संरक्षी बल बोलते हैं। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंस निकल करके आ रही है, कूलम्स लॉ, होल्ड, न्यूटन्स थर्ड लॉ। यानी जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। वैद्युत बल केंद्रीय बल है, वैद्युत बल संरक्षी प्रकृति के होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन की चर्चा करते हैं, थोड़ा सा मैकेनिक्स इसमें इन्वॉल्व करते हैं। आपने वेक्टर फॉर्म इसका पढ़ी हुई है, ये इसका सीधी स्वरूप है। इस तरह से आप वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। इसमें यदि हम लोग चर्चा करें तो पहला एग्जाम्पल यदि बात करें, एग्जाम्पल फर्स्ट, पहले एग्जाम्पल की बात करें तो ये चार्ज पार्टिकल 2 कूलम एज 1,2 पे है। ये दूसरा चार्ज पार्टिकल 3 कूलम जो कि 4,5 पे है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3 कूलम फोर्स पर, यानी 3 कूलम आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। इस 3 कूलम, क्वेश्चन है 3 कूलम आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से सुने। तो आपने अभी इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ा है। इसे लिखने के लिए आपसे पूछा गया है 3 कूलम पर, तो जिस पर पूछा गया है उसे बाद में, और जो जिसके कारण पूछा जाता है इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में। यानी कि 3 कूलम फोर्स पर लगने वाला जो बल होगा, यदि हम उसे लिखना चाहें तो F, या कुछ बॉडी आपको दे दिया जाए, ये बॉडी A और ये बॉडी B, यानी B पर आपसे पूछा गया है। तो 3 कूलम आवेश पर, यानी FBA दैट इज इक्वल टू K का मान आप जानते हैं, K का मान होता है 1/4π70। वैल्यू प्लेस करना चाहें तो 9 × 10⁹ K Q1 Q2, Q1 यानी 2 कूलम, Q2 × 3 कूलम डिवाइड बाई, इन दोनों के बीच यहाँ पर एक R वेक्टर होता है, R वेक्टर डिवाइड बाई R3। लेकिन ध्यान रखें कि जो R वेक्टर है इसका हेड, जिस पर आप फोर्स निकाल रहे हैं, इसका हेड उस पॉइंट की तरफ होना चाहिए। तो इस R वेक्टर का हेड इसकी तरफ होगा। तो फाइनली हो जाएगा K, इस पर हेड और इस पर टेल, ये हो जाएगा 2 × 3 यानी 6 कूलम, 6K। और ये R वेक्टर आपका हो जाएगा, ये आपका हेड है, ये आपका टेल है, ये हो जाएगा फाइनली 4i - i, ये हो जाएगा 3i।
और 5j माइनस 2j प्लस 3j कैप डिवाइड बाई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, यानी कि 3i प्लस 3j मॉड ऑफ 3i प्लस 3j क्यूब। इसको यदि फाइनली सॉल्व करेंगे तो इसको हल करने के बाद आपका आंसर मिलेगा 6FBA 6k 3i प्लस 3j। इसी वेक्टर का परिमाण निकालने आपको बताया गया था। i के कोफिशिएंट का वर्ग रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का वर्ग धन j के कोफिशिएंट का वर्ग, तो 3 3 9 और ये 9 9 18 और रूट 18, यानी हो जाएगा रूट 18 का क्यूब। आगे आप इसे फाइनली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहीं पर यदि हम लोग ये चेंज करें, थोड़ा सा चेंज किया जाए, यदि हम लोग इस माइनस यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल चेंज कर रहे हैं, ये आप नोट कर लीजिए थोड़ी देर, और मैं आपको दे रहा हूँ वीडियो पॉज करके एक बार देख लें। इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये फाइनली मैं ही कर देता हूँ। ये 3 बाहर आएगा, रूट 2 होगा, और जो क्यूब करेंगे तो ये होगा 6k, यहाँ से 3 भी बाहर आ जाएगा, यानी हो जाएगा 18, ये बचेगा i कैप प्लस j कैप डिवाइड बाई ये बच जाएगा 3, यहाँ से बाहर आ जाएगा 3 रूट 2 का क्यूब यानी 27 और 2 रूट 2 यानी कि 54 रूट 2, इसे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा k i कैप प्लस j कैप डिवाइड बाई 3 रूट 2, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी में थोड़ा सा और एग्जाम्पल क्रिटिकल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इसी सवाल में हम लोग चेंज करें, यहाँ पर -2 कूलम चार्ज कर दें, तो फिर आपको क्या करना है, सिर्फ आपको सिंपली चेंज क्या करना है, अभी भी क्वेश्चन वही है, 3 कूलम आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, बस यहाँ पर जब आप वेक्टर फॉर्म इसको लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो एक तरीका होता है, वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं, इस सिंबल के साथ साइन के साथ लिखे जाते हैं, ये हो जाएगा -2 कूलम। तो फाइनली ये आपका चलेगा